स्वागत है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि प्रार्थना के दरमियान ये जो पानी है या कांच के, ये देखिए ये जो है ना, ये पीतल का ग्लास है, या आप कांच के ग्लास में भी पीने का पानी भर के रखिए। आप जब प्रार्थना होती है ना उस समय उसको फिर ढक के रखिए। फिर ये जो है प्रार्थना के बाद ये एक मेडिसिन बन चुका होता है। सब जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जिन्होंने पहले जो क्लास किए हुए हैं। तो इस जल को किसी भी बीमार व्यक्ति को आप घर में पिलाएं, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है इसको सिर्फ छिड़क दें आप, उससे आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और इस जल को प्रार्थना से पहले आप स्कैन कर सकते हैं, या जो रेकी मास्टर है जो भी है वो उसको स्कैन कर सकते हैं। हाँ, डाउजिंग कर सकते हैं आप, और आफ्टर प्रेयर उससे आप देख सकते हैं। हाँ, तो वो आप अपने हिसाब से आप चेक कीजिए। कई लोगों ने टेस्ट भी किए हुए हैं। तो जस्ट ये शुरुआत थी हमारी, तो लंबा सफर है हमारा। उस दरमियान आप पानी जो है भर के रखें, पीने का पानी। हाँ, तो किसी को कुछ बीमारी है तो उसको आप पिला सकते हैं। किसी को कुछ मार वगैरह लगा है, सूजन है, उस पर उसकी मालिश करें आप। क्योंकि इस ये जल है वो सामान्य जल नहीं रहता है। फिर आपके सभी पितृदेव जो है, देवतुल्य पितृदेव, उनका आशीर्वाद है इसमें। सभी गुरुजन, पिछले कई जन्म हमने लिए हैं, तो सारे गुरुजन और इस जन्म के जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरुजन है सबका आशीर्वाद इसमें होता है। तो आप इसे इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलें आज के सफर की हम शुरुआत करते हैं केपी एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स की। तो पहले हमारे 2-3 क्लास जो होंगे वो बेसिक से होंगे, फाउंडेशन के होंगे, ताकि रिवीजन कर ले हम थोड़ा, तो थोड़ा वो फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर हम नए सफर की शुरुआत करेंगे। तो पहले हम कुंडली के बारे में जानेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं, आप जानते हैं। 9 प्लैनेट होते हैं, 12 राशियां होती हैं, फिर नक्षत्र होते हैं। ये सब हम 2 से 3 क्लास मोस्टली एवरेज आई थिंक, या 4 क्लास हो सकते हैं, वो सब पूरा थोड़ा बेस देख लेंगे। उसके बाद फिर हम एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ चीज हम इसमें ऐसी भी सीखेंगे जो काफी एडवांस है। तो चलें आज की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कुंडली आज का हमारा टॉपिक है। फिर 12 हाउसेस हैं और 9 प्लैनेट है। तो आज के हमारे ये 3 टॉपिक हैं। देखते हैं जितना हो सकता है उतना आज हम लेंगे, फिर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आप देखिए। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। चार्ट विजिबल है आपको? थम्स अप कीजिए तो पता चल जाएगा आपको। स्क्रीन ये दिख रहा है, चार्ट आपको दिख रहा है? स्क्रीन आप थम्स अप कीजिए, ऐसा हाथ कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा जी। देखिए, राशि चार्ट, हम अभी राशि चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास एक कुंडली होती है, आपके पास बर्थ डिटेल है, आपने कुंडली निकाल ली। तो ये कुंडली है, कुंडली के 12 भाव हैं, ये सब आप जानते हैं। कुंडली के ये 12 भाव है। ये भाव के नंबर अभी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। हाँ, भाव को हम हाउस भी कहते हैं, और लाल किताब वाले जो हैं वो उसे खाना भी कहते हैं, मगर हम यहाँ भाव की बात करेंगे, भाव या हाउस। ठीक है, तो ये 12 भाव होते हैं हमारे चार्ट के अंदर, हमारे कुंडली के अंदर, और 12 राशियां होती हैं। आप सब जानते हैं ये जो राशि है, ये देखिए इस तरह से सीक्वेंस में आएगी। ये भी सब आप जानते हैं। नंबर 1 है तो मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, ये इसी सीक्वेंस में रहोगे। नंबर 1 लिखा होगा यहाँ पे चार्ट में, तो आप समझ लेना जो मेष राशि है। हाँ, उसी तरह 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये 12 राशियां हैं, इसी सीक्वेंस में होगी। ठीक है, और हमारे चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर ये जो नंबर लिखे हुए यहाँ रहते हैं ना, वो राशियों के नंबर होते हैं, वो भी आप सब जानते हैं। फिर ये प्लानेट है हमारे 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह है। ये बेसिक है, आप सब जानते हैं। चाहे फिर आप वैदिक करें, फिर केपी करें, या और कोई ब्रांच में जाएं,
हाँ, ये बेसिक है। ठीक है, तो ये जो है 9 प्लैनेट, 12 राशियां, 12 भाव। तो अब हम देखेंगे भाव, जो 12 भाव है ये हमारे लाइफ के 12 अलग अलग डोमेन है। ये 12 भाव से हमें क्या मिलेगा, वो 12 भाव हमें क्या देंगे, हमें उसको किस तरह से देखना है 12 भाव को, ये हम देखेंगे। जैसे कि प्रथम भाव होता है, जैसे यहाँ आपको चार्ट, हाँ नहीं चार्ट में नहीं आ पाएगा। हाँ, जैसे हमारा प्रथम भाव है, जिसे लग्न भी कहते हैं और एसेंडेंट भी कहते हैं। तो हमारा प्रथम भाव जो है वो हमारे बारे में बताता है। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, उसको प्रथम भाव के आप जान लीजिए। जैसे व्यक्ति का रूप है, व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, काला, गोरा, सुंदर। हाँ, फिर उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी होगी, रूप रंग, हाँ, तो मान अपमान, ये सब जो है हम पहले भाव से देखेंगे। वो लोगों को, वो व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, उसको यश अपयश कैसे मिलेंगे, ये हम देखेंगे पहले भाव से। उसी तरह राजयोग देखना है, कीर्ति, सम्मान, सेहत, हेल्थ हमें देखना है, तो हम प्रथम भाव से उसका विचार करेंगे। प्रथम भाव को जैसे मैंने कहा लग्न भाव भी कहते हैं, इसे खिड़की भी कहा जाता है। खिड़की यानी जिससे आप जगत को देखते हो। प्रथम भाव को खिड़की भी कहा गया है, विंडो, जहां से आप पूरे जगत को देखते हो, या जगत आपको देखता है। यह जो भाव है हमारा पहला भाव, वो हमारे जन्म स्थान को भी दर्शाता है। जल राशि, जल तत्व के ग्रह अगर इस भाव में हो तो जलाशय के करीब आपका जन्म हुआ होगा। पहले भाव में यदि हमारी जल राशि है ना, जल राशि यदि है पहले भाव में, तो जलाशय, आपका जन्म का जो जगह है वहां कहीं ना कहीं आजू बाजू में जलाशय होगा, चाहे तालाब हो, कुआं हो, दरिया हो, नदी हो। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। पूरी कुंडली में आपको समझकर या आपका विचार अध्ययन करते हुए देखा जाने वाला भाव है ये। आपका यदि अध्ययन करना है, यदि आपको मेरा अध्ययन करना है, मुझे आपका अध्ययन करना है, आपके बारे में मुझे पूरा जानना है, तो हम पहले भाव से जानेंगे। आपके सभी सुख दुख इसी भाव से देखे जाते हैं। और पहले भाव को हम सर, ये जो हमारा ऊपर का भाग है ना, सर, बॉडी के अंदर माथे पर, इससे हम देखते हैं। पूरी बॉडी में हमारा पहला भाव यहां आता है, सर। और रोजमर्रा की जो हमारी यात्राएं होती हैं छोटी मोटी, वो भी हम इससे देखते हैं। यानी कामकाज के लिए, आजीविका के लिए जो हम छोटी मोटी ये यात्राएं करते हैं ना, जैसे आप ऑफिस जाना है, इस तरह से छोटी मोटी यात्राएं आजीविका के लिए, वो भी इस स्थान से देखी जाती है, पहले भाव से। तो कुंडली में वर्तमान जन्म को, यानी इस जन्म को पहले भाव से देखा जाता है। तो पहले भाव का महत्व इस तरह से काफी है। हमारे खुद के बारे में हमें जानना है तो हमें पहले भाव से हम जान सकते हैं, या और किसी के बारे में भी जानना है तो हम पहले भाव से जान सकते हैं। उसी तरह दूसरा भाव जो है वो व्यक्ति की संपत्ति की स्थिति को दर्शाता है। वो व्यक्ति के धन संचय को वो दूसरा भाव दर्शाता है। अपनी वंश परंपरा से चले आए खानदानी धन, पितृधन जिसे हम कहते हैं, सोना चांदी और आभूषण, जवेरात, अन्य नगद, केश, शेयर से आपकी पॉलिसियां हैं, ये सारे धन को इस भाव से हम देखते हैं। आपकी प्रवृत्ति कैसी है, कंजूस है या क्या है, किस तरह से है, धन को उड़ाना। फिर परिवार के लिए होने वाले खर्च, वो परिवार पर ज्यादा खर्च करेगा,
ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह से आपका जो घराना है, आपका जो फैमिली है, वंश है, तो ये यश अपयश इसी से भी हम देखते हैं, आपके जो खानदान जो है उसको। फिर आपका भोजन, आप भोजन किस तरह से आप करते हो, या कैसा भोजन आपको प्रिय है, खाना पीना आपका, व्यक्ति की पसंद नापसंद जो होती है खाने की, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। वाणी से भी ये जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति किस तरह की बोली बोलेगा, वो भी हम इस भाव से देखते हैं। बातें करना, तोतलापन, जैसे बोलने में रुकावट आना, ऐसी परेशानी है, हंसते हुए बोलना, कोई क्रोध में बोलता है, तो हमारी जो बोलने की स्पीच है, यानी बोलने का हमारा जो एक तरीका है, सच झूठ, ये जो वाच सिद्धि जो है, साप इत्यादि दृष्टिकोण से वाणी का विचार इस भाव से किया जाता है। कोई मुंहफट भी रहता है, आप जानते हो, अपनी वाणी से दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है। गला, दांत, जुबान, नेत्र, संपूर्ण अध्ययन हम इससे कर सकते हैं। दांतों का सौंदर्य, फिर दांतों का आरोग्य भी हम इसी से हम देखते हैं। नेत्र दोष, यह भी इसी से देखा जाता है। गले का दर्द, टॉन्सिल जो है, वो भी इसी से हम देखते हैं। दांतों की देखभाल करना, किस तरह से वो बंदा दांतों की देखभाल करता हो, वो दूसरा भाव आप उसका देख लीजिए। दांतों में दुर्गंध आना, फिर आंखें छोटी है बड़ी है, ये सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। नजर कम होना, चश्मा लगना, आंखों की रोशनी चले जाना, सभी तरह के नेत्र विकार हम दूसरे भाव से देखते हैं। उसी तरह तीसरा भाव, ये तीसरा भाव जो है वो व्यक्ति के भाई बहन के संदर्भ में अध्ययन करना है, तो हम इसे कर सकते हैं। अपने भाई बहन से जो भी सुख या दुख प्राप्त होता है, वो हम इस भाव से देखेंगे। उनसे होने वाले भेदभाव, कटुता, भाई बहनों का प्रेम, झगड़ा, भाइयों का परिवार, अमीरी गरीबी उनकी, उनकी सेहत, भाग्य, तो ये इस भाव से हम देखते हैं। भाई बहन के जो होते हैं उनका जो अध्ययन हमें करना है, हम तीसरे भाव से करेंगे। हमारे पड़ोसी भी हैं, उसमें आ जाते हैं। व्यक्ति का जो कंठ होता है, गला, हमारा कंठ, कंठ नाली, कंठ स्वर, ध्वनि जो निकलती है यहां से, गायन कला, ध्वनि शास्त्र से संबंध में विचार इसी से किया जाता है। कानों को सुनने की जो तीक्ष्णता होती है, वो तीसरे भाव से हम देखते हैं, कानों से। दूसरे भाव से आंख, तीसरे भाव से कान। बहरापन, ये जो होता है ना, कानों की जो बीमारियां होती है, तकलीफें होती है, बहरापन होता है, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। फिर आभूषण एवं वस्त्रों के विषय में विचार करना, वस्त्रों के संबंध में पसंद न पसंद, आभूषण प्रेम, छोटी मोटी यात्राएं, स्वदेश में ही, आपके देश के अंदर जो छोटी मोटी यात्राएं होती है ना, उसकी बात होती है, छोटी यात्रा की। फिर जो बैठ के खेले जाते हैं, जैसे कि ताश है, शतरंज है, वो हम इससे देखते हैं। फिर व्यक्ति की लिखावट, अक्सर छोटे हैं, बड़े हैं, तिरछे हैं, लंबे हैं, वो भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। फिर गुण शास्त्र, ज्योतिष है, वशीकरण है, हिप्नोटिज्म है, मानसिक तथा बौद्धिक मूल्य मापन के लिए योग्य भाव व्यक्ति का। फिर डरपोक होना, व्यक्ति का साहस, मन की कठोरता एवं कोमलता,
मन का विकार, हम ये सब तीसरे भाव से देखते हैं। डर, मन की संवेदना जो होती है, संवेदन क्षमता जो होती है, मानसिक बदलाव, आशावाद, ये सब हम तीसरे भाव से हम देखेंगे इसको। लेखन में वो व्यक्ति किस तरह से लिखता है, वो भी हम, उसकी जो लिखावट होगी, उसके जो विचार होंगे, वो दूसरे को आकर्षित कर पाएगा या नहीं। अपने विचारों से दूसरे को प्रेरित करने की शक्ति, भाषण कला, स्पीच जैसे हम कहते हैं, बौद्धिक रुचि, वाचन, लेखन, शास्त्र प्रेम जिसे हम कहते हैं ना, साहित्य रुचि, लेखन और वाचन, ये हम इसी भाव से देखते हैं। फिर ग्रहण शक्ति है, भूलने की जो एक आदत होती है, चंचलता होती है, ये भी हम इसी भाव से देखते हैं। व्यक्ति का पराक्रम भी इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति का समाज में बर्ताव एवं उसके कर्तव्यकारी, उसका जो कर्तव्य है, जो वो एक्शन लेता है, जो काम करता है, की वजह से निर्माण होने वाले इस पराक्रम भाव को सह जन्म के साथ जो आया हुआ है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये भाई बहन यानी पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार भी इसी से देखे जाते हैं। आपके जो भाई बहन है, वो आपके पैतृक संपत्ति के मालिक है, हकदार है ना आपके साथ साथ। ये अष्टम भाव का अष्टम है, देखिए, आठवें भाव का आठवां है। इसलिए व्यक्ति का आयु, व्यक्ति की जो आयु होती है, उसके दृष्टिकोण से भी यह भाव जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हम संवाद बनाने वाले, जो हम संपर्क करते हैं एक दूसरे से, उसके लिए भी ये भाव जो है वह महत्वपूर्ण भाव है। संवाद और संपर्क बनाने वाला भाव है ये, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑनलाइन जो है, कमीशन का काम है, ऑनलाइन है, तो ये आप तीसरे भाव से देख सकते हो। उसी तरह चतुर्थ भाव, व्यक्ति को मिलने वाला मातृ सुख, सेहत, विकार, बीमारी, माता से प्रेम, माता की आयु, माता से मन मुटाव, माता से प्रेम, राग, द्वेष, सौतेली मां, इसको भी हम चौथे भाव से देखते हैं। फिर अध्ययन से व्यक्ति को मिलने वाला सुख या मन की शांति या उच्च प्रकार के आत्मिक सुख एवं आनंद, ये भी हम इसी भाव से देखेंगे। और नजदीकी मित्र, दोस्त से दोस्ती, प्रेम एवं मन मुटाव, मित्र सुख, गृह सुख, घर के भीतर का वातावरण, और जितने भी लोग उसके घर में रहते हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार है, उनका संपर्क संबंध जो है, उसे भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। उसका जो घराना है, उसकी भी उच्च नीचता, घराने का नाम, इतिहास, वो भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। उनका जो घराना है, उनका जो कुल है, उसका फूलना फालना, घराने के अंदर जो उसका परिवार है, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, जो साथ में रहते हैं, उसके अंदर आपसी मनमुटाव है, प्रेम है, मनमुटाव है, कोर्ट कचहरी, फिर वास्तु सुख, फिर व्यक्ति का खुद का पैतृक भवन, घर, प्रॉपर्टी, जमीन, खेती, बागायती जमीन, बाग, बगीचा जो भी है, फिर पिशाच बाधा, वास्तु की स्थिति, घर के भीतर पालतू जानवर जो जिसे हम पालते हैं ना, पहले गाय, भैंस, घोड़े, ये सब पाले जाते थे, तो पशुधन, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर, जो भी आप पालते हैं आज के समय में, इत्यादि में आपकी रुचि, उसके होने वाले फायदे और नुकसान, फिर घर की देखरेख में रख रखाव, सौंदर्य,
वाहन सुख हम इस भाव से देखते हैं। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारा, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। आपकी पदवी, शिष्यवृत्ति, ये भी ये भाव से देखा जाता है। और राजयोग जो हम देखते हैं ना कुंडली में, इसके लिए महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए वृद्ध व्यक्तित्व, यानी वृद्ध व्यक्तित्व की आपकी स्थिति देखनी हो आपको, तो इस भाव से आप उसे देख सकते हो। इस भाव को सुख भाव भी कहा गया है। उसी तरह पंचम भाव, पांचवा भाव, बच्चों का सभी दृष्टिकोण से जो भी विचार हम करते हैं बच्चों का, वो इस भाव से होता है। जैसे गर्भ है, गर्भाशय की स्थिति, गर्भ की विकृति, महिलाओं की कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, प्रसूति, प्रसूति से होने वाले कष्ट, संतान प्राप्ति के होने वाले सुख दुख, फिर बच्चों से मनमुटाव, बच्चों से झगड़े या प्यार, तो पुत्र की कीर्ति, अपकीर्ति, मान सम्मान, ये संतति से होने वाले लाभ व्यक्ति की इस भाव से हम देखते हैं। तथा शिक्षा के प्रति रुचि, संशोधन, संशोधन वृत्ति, नवनिर्माण, सौंदर्य ग्रहणता, शास्त्रीय ज्ञान, नाटक, फिल्म, मनोरंजन, सभा सम्मेलन, ये सब पांचवें भाव से देखे जाते हैं। दूसरे को विद्या दान करने की कला इस भाव से देखी जाती है। तो जो विद्यादान की वजह से शिक्षक या प्राध्यापक बनते हैं, उनकी कुंडली में अति महत्वपूर्ण भाव ये है। फिर जुआ, रेस, शर्त लगाते हैं हम। फिर कम मेहनत से और बुद्धिमत्ता से कमाया हुआ धन, एक प्रकार से इसे आप धन भाव भी कह सकते हो। पत्नी से होने वाले लाभ, प्रेम, यानी प्रेम का जो लाभ है, इसे लव मैरिज प्रणय से भी हम देख सकते हैं, प्रेम संबंध। तो विवाह भाव, प्रेम में यश, अपयश, स्त्री, सम्मान, सभ्यता, ये सब हम इसमें देखेंगे। जैसे नाटक मैंने बताया, नाटक भी है, फिल्म है, ये सब भी हम इसमें देखेंगे। पूर्व जन्म, पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म की वजह से इस जन्म में होने वाले लाभ, देव पूजन, उपासना, ये सब पांचवें भाव से देखा जाता है। धार्मिक ग्रंथ का वाचन, वेदांत ज्ञान, मंत्र तंत्र, धार्मिक चीजों में रुचि, व्यक्ति को नींद में आने वाले ख्वाब। तो सपने एक प्रकार से नैसर्गिक शुभ भाव, इस भाव को पुत्र भाव और विद्या भाव से संबोधित किया गया है। पुत्र भाव भी कहते हैं इसे और विद्या भाव भी कहते हैं इसे, पांचवें भाव को। प्यार भी इसी से देखा जाता है। छठा भाव हम बात करते हैं, रोग के संबंध में है। शरीर तथा मन को होने वाली सभी चीजों और घटनाओं के लिए इस भाव का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति को होने वाले रोग, रोग के प्रकार, रोग का समय, रोग का कारण, स्वरूप, शारीरिक कष्ट, थकान इत्यादि सभी बातों का अध्ययन ये छठे भाव से होता है। और छठा जो ये प्रथम भाव जो हमारा होता है, वो नैसर्गिक रूप से शरीर का पोषण करता है। तो ये छठा भाव जो होता है, ये शत्रु भाव भी है। इससे हम शत्रु भी देखते हैं। व्यक्ति का लोगों से बर्ताव कैसा होगा, उससे साथ होने वाले झगड़े, इसके दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाले जो द्वेष है, व्यक्ति की जो बुराई है, इसे भी हम इसी भाव से देखते हैं। नौकर चाकर, नौकर चाकर का सुख,
या दुख, हमें नौकर से सुख मिलेगा दुख मिलेगा, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। बुरी संगत होती है, नीचता, क्रूरता, बुरे लोग और उनसे होने वाले कष्ट, नौकरी से मिलने वाले सुख दुख, हम इस भाव से देखते हैं। ये मामा के जीवन का भाव भी दर्शाता है। यानी आप हम हमारे मामा जो हमारे मदर के भाई हैं, माँ के भाई हैं, उनके परिवार का, उनका जीवन का पूर्ण अध्ययन यदि हमें करना है तो इसी भाव से किया जाता है। और इस भाव को जनरली अशुभ कहा जाता है, अशुभ समझा जाता है। अब हम आते हैं सप्तम भाव पे। पति या पत्नी, महिलाओं की कुंडली में पति है को देखा जाता है और पति की कुंडली में पत्नी को देखा जाता है। पत्नी का स्वरूप हम ये बात करें तो रूप, प्रकृति, पत्नी का स्वभाव, यानी हमारे पार्टनर का, सामने वाले का। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का। पत्नी से व्यक्ति को प्राप्त होने वाले सुख दुख, पति पत्नी के बीच के संबंध, प्रेम, जो जुड़ाव है उनका, वो हम इस भाव से देखते हैं। पति पत्नी में अपनापन, वैवाहिक सुख को हम इससे देखते हैं। फिर उसमें तलाक भी आता है, विधवा योग भी आता है, विधुरता भी आता है, काम भावना का जो स्वरूप होता है वो भी है। फिर भिन्न लिंग व्यक्ति के साथ उसका जो व्यवहार है वो भी हम इसी से देखते हैं। व्यभिचार काम शास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भाव, काम विकार है, व्यक्ति का जो चरित्र है वो भी हम इससे देख पाते हैं। भोग विलास के प्रति जो उसका व्यक्ति का वो है, लगाव है, वो भी हम इसी से देखते हैं। पत्नी से होने वाले फायदे, शादी के बारे में व्यक्ति के विचार क्या हैं, वो भी हम इस भाव से देखते हैं। पुरुषत्व, नपुंसकता, विलासी चीजों की जो पसंद है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। वीर्य बल भी इसी से देखा जाता है और भागीदारी का भाव भी हम इसी से देखते हैं। अष्टम भाव यह मृत्यु का स्थान कहलाता है। इस भाव में व्यक्ति मृत्यु तथा आयु संबंधी संपूर्ण विचार किया जाता है। व्यक्ति की जो आयु है वो हम इससे देखते हैं, कष्ट के बारे में भी इससे देखते हैं। तो व्यक्ति को प्राप्त जीवन मृत्यु के समीप खींचने वाली शक्ति, व्यक्ति का अंत, मृत्यु का स्वरूप और उसका कारण, स्थल, काल और आपघात के दृष्टि से इस भाव को देखा जाता है। इस भाव से आप जान सकते हो कि व्यक्ति की मृत्यु कब होती है, कहां होगी, मृत्यु का प्रकार क्या होगा, स्थल कहां होगा। तो ये हम आठवें भाव से देख सकते हैं। हाँ, तो ये जो है कष्ट का भाव है, दुख दरिद्रता देने वाला भाव है ये। और एक प्रकार का धन भाव भी ये देता है। अचानक धन की जो प्राप्ति होती है, आपको लॉटरी लग गई, मान लो कि आपके जायदाद आपको मिल गई आपके पितरों से, आपके पिता से या आपके वारसागत जो भी है वहां से अचानक धन प्राप्ति, अचानक बिना मेहनत के प्राप्त होने वाला धन, जिसमें कोई मेहनत नहीं है आपको, जैसे लॉटरी लग गई, इंश्योरेंस लगा, इंश्योरेंस आपको मिला, आपके आपके पितरों से धन जायदाद मिल गई, या आपको दहेज मिला, फिर ब्याज से मिलने, जो ब्याज से आपको मिला वो पैसा होता है वो भी इस तरह इसमें आता है। फिर दूसरे की परिस्थिति का फायदा उठा लेके, यानी सामने वाला इंसान यदि कोई मजबूरी में है उसका फायदा उठाकर जो हम धन लाभ करते हैं वो भी इसी से देखा जाता है, आठवें भाव से, जिसे हम ऊपरी कमाई भी कहते हैं। एक तरह से रिश्वत होती है ना,
दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाकर की हुई कमाई, बुरे मार्गों से की हुई कमाई, जैसे डोन होते हैं, गलत काम करके पैसा कमाते हैं, तो ये सब हम आठवां भाव से देखते हैं। अभी आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव जो है वो वृद्धि करने वाला आशावादी भाव है। यह भाव को अत्यंत शुभ माना गया है। इस भाव से हम दान, पुण्य कर्म, तप, तीर्थ यात्रा यानी लंबी तीर्थ यात्रा, भगवान और धर्म में रुचि, आध्यात्मिक जीवन में रुचि, आध्यात्मिक ग्रंथों में रुचि, पवित्र स्थल, पूजा स्थल, तत्व ज्ञान में रुचि, ईश्वर और गुरु के प्रति श्रद्धा, पिता के प्रति मान सम्मान, आपकी शालीनता, चित्त की शुद्धता, क्षमा, दया, शांति, बड़प्पन और दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा। वो कुछ भी तरह से हो सकती है। आप पैसे से कर सकते हो, किसी को विद्या देके कर सकते हो, अपना समय देके भी किसी को आप मदद कर सकते हो। ये गुरु भक्ति का भाव है। ये आत्मज्ञान, ज्ञान का भाव है। उपासना, उपवास, ये विशाल दृष्टिकोण का भाव है। ये आपकी जो हायर एजुकेशन है वो भी हम इससे देखते हैं। विदेश जाने के लिए नौवें भाव का बहुत महत्व है। विदेश योग में भी हम इसे देखते हैं। फिर राज दरबार से मिलने वाला सुख, यानी गवर्नमेंट, सरकार की ओर से भी इसमें सुख मिलता है। पहले राज दरबार थे, अब तो गवर्नमेंट है, उससे भी मिलने वाला सुख, यश, सत्कार, ये सब इसे देखते हैं। फिर परदेश गमन, जैसे मैंने आपको बताया, पिता की वजह से प्राप्त होने वाली परिस्थिति, यानी सुख दुख जो भी है, ये सब आपको आपके पिता की ओर से मिलेगा, यानी वो पितृभाव भी है। उसे शुभ, नौवें भाव को शुभ भाव माना गया है। दसम भाव, ये हमारा कर्म का भाव माना गया है। प्रसिद्धि, यश, जीवन को जीने के लिए जो भागम भाग और उठापटक होती है ना, वो इसी भाव से हम देखते हैं। खेती, व्यापार, धंधा, इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति को व्यापार धंधे में होने वाले लाभ, नुकसान, प्रतिकूलता, संघर्ष, ये सब हम इस भाव से देखते हैं, दसम भाव से देखते हैं। फिर नौकरी से, ये नौकरी हो या आपका बिजनेस हो, उससे सुख दुख, लाभ हानि, आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की पात्रता, फिर आपका पद का जाना या पद उन्नति, यश अपयश, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी, हम इस भाव से देखते हैं। पिता से फिर मनमुटाव, लगाव या मनमुटाव भी इसी देखा जाता है, इस भाव से। तो इसे राजयोग, नैसर्गिक शुभ भाव और राजयोग आदि के लिए भी देखा जाता है, दसवें भाव को। अब चलते हैं एकादश भाव में। यह बहुत ही जरूरी भाव है, जिसे लाभ भाव हम कहते हैं, गेन का भाव हम कहते हैं। सुख के प्रयासों से प्राप्त धन इसी भाव से देखा जाता है। सभी प्रकार के लाभ हो, चाहे धन हो, सोना चांदी, नगद, जगरात, आभूषण, तो ये सब इसी भाव से देखा जाता है। धन प्राप्ति के लिए कष्ट, पीड़ा, मेहनत, फिर काम के बदले में आपको मिलने वाला जो रिजल्ट है, मुआवजा है, सभी प्रकार के आपके स्वार्थ है, आपकी इच्छा पूर्ति है, आपकी कामना है, आपकी अपेक्षाएं हैं, ये सब आपको 11वें भाव से मिलती है, जिसे एकादश भाव कहा गया है। चतुर्थ भाव से आप निकट के मित्र देखोगे,
और मित्रों का जो समूह होता है वो हम इस भाव से देखते हैं। जो आपके एकदम निकटतम मित्र है, जो आपके फैमिली के जैसे ही हैं, चाहे आप उसे भाई भी कह सकते हो, बहन भी कह सकते हो, वो जो एकदम निकटतम है वो फोर्थ भाव से हम देखेंगे, चौथे भाव से। वो जो मित्रों का हमारा समूह होता है, 8 10 15 20 साथ में हमारा ग्रुप होता है, वो हम 11 भाव से देखेंगे। फिर हमारी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी हम इसी से देखेंगे। तो इसे लाभ भाव भी कहा गया है। बड़े भाई बहन के बारे में भी हम इस भाव से विचार करते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, 11वां भाव बड़े भाई बहन, चौथा भाव निकटतम मित्र, 11वां भाव जो हमारा मित्र का समूह होता है वो। जो हमारे मित्र जो होते हैं ना, जो हमारे फर्स्ट सर्कल में होते हैं, पहला सर्कल यानी हमारा जो परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन, तो वो जो मित्र आपके घर जैसे होते हैं वो आपके फर्स्ट पहले सर्कल में आ जाते हैं, वो चौथे भाव से हम देखेंगे। फिर जो एक एवरेज होता है हमारा सर्कल, वो सेकेंडरी जो है दूसरा हमारा सर्कल होता है। इससे हम सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। पहले लेयर में इनर जो हमारा वो है, उससे हम सब कुछ शेयर भी करते हैं, हमारे सुख दुख। तो ये जो समूह वाले मित्र होते हैं वो 11वां भाव से हम देखते हैं। बड़े भाई बहन का विचार हमें करना है, उसकी आयु का, इसकी धन प्राप्ति, जो भी उनके बारे में सोचना है वो हम 11वें भाव से हम देख सकते हैं। उसी तरह 12वां भाव कुंडली का आखिरी भाव, सभी चीजों का व्यय यानी खर्चा, हानि, नाश दर्शाने वाला आर्थिक व्यय, दंड, शिक्षा जिसे हम कहते हैं, स्थावर मिलकत जो संपत्ति हमारी होती है उसका नाश होना, फिर चोरी, जो आपके पास जो जमीन जायदाद होती है उसकी वजह से आप फंस जाते हो कहीं, या डाका डालने की वजह से आपको जो होने वाला नुकसान है, चोरी की वजह से जो नुकसान होता है आपको, आपके घर में कोई चोरी कर गया, 25-50 लाख 2 लाख लेके चला गया, ये नुकसान हम 12वां भाव से देखेंगे। आर्थिक हानि, कर्ज का बढ़ना, कर्ज से मुक्ति, ये हम 12वें भाव से देखेंगे। फिर मोक्ष, फिर कोई भी अधिकार का त्याग कर देना, संन्यास, विरक्ति, मुक्ति, स्थल त्याग, स्थल जो त्याग करते हैं हम, एक जगह से दूसरी चले जाते हैं, आत्महत्या, प्रदेश गमन, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु। देखिए यहाँ गुप्त शत्रु है, छठे भाव से शत्रु है, जो आप जानते हो कि ये मेरा शत्रु है, मगर यहाँ जो है 12वें भाव से आप गुप्त शत्रु को देखेंगे। गुप्त क्रियाएं होती हैं जो भूमि के नीचे के कार्य, वो हम इस भाव से देखेंगे। रास्ते पर होने वाले झगड़े, मारपीट, राजकीय संकट, पुलिस स्टेशन में तकरार, हॉस्पिटल, महिलाओं की वजह से बनने वाले शत्रु। देखिए खास मैं आपको बता रहा हूं, महिलाओं की वजह से होने वाले शत्रु वो 12वें भाव से हम देखेंगे। फिर महिलाओं की वजह से होने वाला कलंक, ये भी 12वां भाव से देखा जाता है। स्त्री द्वेष, पत्नी के विकार, बीमारी, फिर व्यक्ति के हाथों से होने वाले पाप, ये भी हम 12वें भाव से देखेंगे। फिर हमारे नींद, सैया सुख जो इसे कहते हैं ना, वो भी हम 12वें भाव से देखेंगे। शादी की वजह से होने वाले नुकसान, तो एक प्रकार से विरक्ति देने वाला भाव है ये। ये जो भाव है, खर्चे का भाव भी हम कहते हैं, विदेश गमन, अज्ञात शत्रु, धन की हानि, कोर्ट, फिर हॉस्पिटल, जेल,
ये सब इसी भाव से दिखा जाता है। विरक्ति यानी मोह त्याग, मुक्ति जिसे हम कहते हैं ना, वो लास्ट भाव है। यह सब आपका जीवन पूरा हो गया, हमें अब मुक्ति चाहिए। तो 12वां भाव से हम त्याग को देखते हैं, विरक्ति को देखते हैं, संन्यास को देखते हैं। यहाँ आप मेडिटेशन को भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन भी यहाँ दिया जाता है। गुप्त दान भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो ये हमारे 12 भाव हैं, हमारा जीवन के 12 अलग अलग डोमेन है ये। तो 12 भावों को हम इस तरह से अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे ग्रहों की। हमारे पास 9 ग्रह है, और राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, ये सब आप जानते हो। 7 ग्रह है और 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। जब पृथ्वी और चंद्र का जो एक कटान बिंदु होता है ना, वहां वहां ये बताया गया है राहु और केतु का अपोजिट 180 पे। तो 7 ग्रह 2 छाया ग्रह, तो इस तरह से 9 ग्रह हो जाते हैं। तो सूर्य की जो दूरी है सूर्य से, तो वो क्रमशः जो प्लैनेट आते हैं, ग्रह आते हैं, पहला आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि, और वरुण और यम। इसमें वरुण और यम पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से उनका प्रभाव बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें भारतीय ज्योतिष में छोड़ दिया गया है। तो हम जैसे हम प्लूटो अगर कहते हैं, वो हम नहीं लेते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो नवग्रह जो हमारे हैं वो इस प्रकार है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इस प्रकार ये 9 ग्रह है। और ये जो ग्रह जो होते हैं अपनी अपनी दशाओं में जो पहलुओं को वो दर्शाते हैं, जो भावों को वो दर्शाते हैं, उनका वो फल देते हैं। तो जिस भाव में उनकी स्थिति होती है, जिस घर के वो स्वामी होते हैं, उसका वो फल देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को सबसे पुराने ग्रहों में से एक के रूप में माना जाता है। यह हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के प्रथम भाव की राशि सूर्य के आकाशीय स्थिति का अनुसार होती है। सूर्य जो है हमारा सौर मंडल जो है ना, उसका पिता माना गया है, मुख्य स्रोत माना गया है। आकाश में जो प्रकाश की जो शक्ति होती है, पृथ्वी का तापमान, प्रस्तुति और प्रगति की शक्ति सूर्य द्वारा दर्शाई जाती है। उनकी उपस्थिति का अर्थ जो है वो दिन और अनुपस्थिति यानी रात। यदि सूर्य आपको दिखता है तो उस समय दिन है, नहीं दिखता है तो वो रात है। सूर्य अहंकार और जागरूकता का भी प्रतीक माना जाता है और ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र है। मां शरीर में आत्मा और दूसरों के प्रति सेवाओं का प्रतिपादन करने की शक्ति की संदर्भित किया गया है। सूर्य आत्मा है, सूर्य को हम आत्मा मानते हैं, और वो प्राण का कारक भी माना जाता है। सूर्य से ही प्राण शक्ति हमें मिलती है। सूर्य से ही हमें आध्यात्मिक तेज, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति हमें मिलती है। तो सूर्य जो है हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण प्लैनेट है। तो एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो भी बनना चाहता है, तो उसकी सोचने की दिशा, ये सब सूर्य से ही निकलता है, यानी सूर्य से ये होता है। ये जीवन शक्ति, नेतृत्व, रचनात्मकता, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य प्रतिनिधित्व करता है इसका। तो सूर्य अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्रकट करेगा, यह सूर्य की स्थिति
उसके भाव यानी जिस घर में वो है उसका प्रभाव क्या है, सूर्य पर पड़ने वाली दृष्टियां क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी स्थान का या भाव में सूर्य बना होता है, उसी भाव से पता चलता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। तो जिस भाव में सूर्य है उस भाव से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में इस भाव से संबंधित जो है वो अपनी प्रतिभा को आगे लेके जाएगा। और सूर्य को हड्डी का कारक भी माना गया है। हम जो हेल्थ की बात करें तो हड्डी का कारक भी माना गया है। और इसके अधिकार क्षेत्र में, सूर्य के अधिकार क्षेत्र में पेट है, दाई आंख है, हृदय, त्वचा, सिर तथा व्यक्ति का जो शारीरिक गठन होता है ना, ये सब सूर्य पे निर्भर करता है। अब जब जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चलती है तब इन्हीं सभी क्षेत्रों से संबंधित शारीरिक कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं यदि कुंडली में सूर्य खराब है तो, यानी निर्बल है तो। यदि अच्छा है तो अच्छा है, सब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि खराब है, निर्बली है, तो इससे संबंधित बीमारियां होने की शक्यता रहती है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा व्यक्ति को तेज बुखार आना, कोढ़, दिमागी परेशानी, हाँ, ये सब सूर्य की दशा अंतरदशा में हम देख सकते हैं, ये होता है। उसी तरह शुक्र है, शुक्राचार्य ऋषि जो है, शुक्राचार्य को भृगु ऋषि का पुत्र माना गया है, जो हम शुक्र की बात कर रहे हैं। वे राक्षसों के गुरु है। शुक्र ग्रह जो है वो प्रेम भाव को दर्शाता है। व्यक्ति का काम सुख, व्यक्ति के स्त्री के साथ संबंध, उसके प्रति होने वाला आकर्षण शुक्र देता है। और शुक्र को सबसे चमकीले ग्रह में माना गया है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र को पत्नी, विवाह, इंद्रियों के सुख, फिर हमारी लग्जरी, आरामदायक जो हमारी चीजें होती हैं, मनोरंजन, महिलाओं से होने वाले सुख, इससे शुक्र को देखते हैं। यह रोमांस को भी दर्शाता है शुक्र जो है। अभी ज्योतिष के अनुसार शुक्र पत्नी, विवाह, इंद्रियों के सुख, आरामदायक चीज, मनोरंजन, प्यार, प्रेमिका और वाहन आदि से संबंधित है। किसी व्यक्ति को शुक्र किस हद तक या किस तरह से प्रभावित करेगा, यह उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का स्थान पर निर्भर करता है। वो जिस भाव में बैठा है, भाव कैसा है, उस पर कैसे से दृष्टियां हैं, वो उससे पता चलता है। और किसी व्यक्ति के जीवन साथी के चुनाव में भी शुक्र के स्थान का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो और यही स्थान बताता है कि हमें जीवन में किस क्षेत्र में भागीदारी, प्यार और भावनात्मक जो हमारे संबंध होते हैं वो हमें प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त कर सकते हैं। फिर शुक्र के अंतर्गत चेहरा आता है आपका, आंखों की रोशनी, वीर्य, शरीर की चमक, आभा, गला, हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों में जो जल होता है, फिर किडनी, ये सब हम शुक्र से देखेंगे। किडनी से संबंधित जो रोग होते हैं वो भी हम शुक्र से देखेंगे। आंखों की रोशनी का कारक भी शुक्र है। फिर यौन रोग, गले की बीमारी, नपुंसकता, ये सब हम सूर्य से हम देखेंगे। तो ये सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है उसकी दशाओं में कि वो सूर्य हमें किस तरह की बीमारी देगा या नहीं देगा। फिर हम बात करते हैं मंगल की। मंगल को धरती पुत्र माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मंगल सहन शक्ति, साहस, क्रोध, इच्छा,
अचल संपत्ति, दोस्त, दुश्मनी, ऊर्जा, जुनून, गुस्सा, ये सब दिखाता है। ये योद्धा को भी दर्शाता है। मंगल जो है वो पुरुष के पौरुषत्व को भी दर्शाता है। व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक, उतावला और रूखा भी मंगल से देखा जाता है। मगर साथ साथ में मंगल जो है वो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देता है। यह एक आक्रामक ग्रह है जो मानव जाति के बीच विभाजन और बंटवारे का कारण बनता है। मगर साथ साथ में यह व्यक्ति को हौसला भी देता है, शारीरिक शक्ति भी देता है और मजबूत इच्छा शक्ति भी देता है। तो मंगल की स्थिति ही हमें बताती है कि व्यक्ति किस दिशा में सबसे ज्यादा गतिशील है, क्योंकि वो मंगल की जो जगह है आपकी कुंडली में, वो हमें बताएगी कि मंगल हमें किस तरह से फायदा करेगा। मंगल के अधिकार में जो है वो रक्त, जो हमारा ब्लड है, मज्जा, ऊर्जा, गर्दन, गुप्तांग, गर्दन, लाल रक्त कोशिकाएं, स्त्री अंग तथा शारीरिक शक्ति, ये सब मंगल में आते हैं। मंगल यदि कुंडली में पीड़ित हो तब इन्हीं से संबंधित हमें रोग हो सकते हैं या मंगल दे सकता है इनके दशाओं में। आंखों का दुखना, कोढ़, खुजली होना, रक्तचाप होना, हाई बीपी भी होना, ऊर्जा शक्ति का ह्रास होना, फिर स्त्री अंगों में रोग, हड्डी का चटक जाना, फोड़े, फुंसी, कैंसर, ट्यूमर, ये सब हम बगंदर वगैरह जो हर्निया वगैरह होते हैं, ये भी हम इससे हम देखते हैं। और ये रोग तभी होंगे जब कुंडली में मंगल पीड़ित है या उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और उसकी दशाएं चल रही है। तब यदि दशाएं हैं और कुंडली में वो अच्छी जगह बैठा हुआ है तो ये नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बुध की। बुध का जन्म चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से हुआ है, ऐसा माना गया है। बुध जो है व्यक्ति के ज्ञान को, बुद्धि को बढ़ाने वाला ग्रह है। बुध जो है वाणिज्य, चोरी तथा यात्रा का देवता है। ज्योतिष के अनुसार बुध व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, बचपन, बुद्धि, भाषण, हमारी स्पीच जो होती है वो हम, ये बुध प्रतीक है इन सब चीजों का। बुध हमारे नाड़ी तंत्र को भी दर्शाता है और वो हमें अति संवेदनशील भी बनाता है, जो बुध जो है वो। और बुध का स्थान ही आपको दिखाता है कि व्यक्ति किस तरह से लोगों के संपर्क करता है और वह क्या बनना चाहता है। बुध हमारे मस्तिष्क को भी दर्शाता है, ये बुद्धि देने वाला है। संचार, व्याख्या, आत्म अभिव्यक्ति, ये सब का प्रतिनिधित्व बुध करता है। तो बुध की स्थिति से हमें पता चलेगा कि हमें बुध से क्या बीमारी हो सकती है या तकलीफें आ सकती हैं। तो यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, अच्छी जगह पे है, तो ये बीमारी नहीं होगी। जैसे कि स्नायु तंत्र है, हमारी चेस्ट है, छाती है, त्वचा है, हमारे नाभि, नाक, गाल, नसें, हमारे फेफड़े हैं, जीभ, चेहरा, बाल आदि बुध में आते हैं। मगर यदि हमारी ये दशाएं चल रही है और बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये इसमें ये बीमारी हो सकती है। स्नायु से जुड़े रोग, मिर्गी, ये संभावनाएं रहती हैं। यदि शुभ स्थिति में है तो ये नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं गुरु की। गुरु को महर्षि अंगिरा का पुत्र माना जाता है, देवताओं के गुरु है ये स्वभाव से शनि से ज्यादा लेकिन मंगल से कम गर्म होते हैं। ये ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सहन शक्ति, खुशहाली का ये ग्रह है। इस ग्रह से अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। इसे उदार और दयालु के तौर पे माना गया है। गुरु जो है वो ज्ञान, शिक्षा, धर्म, धन, संतान, भाग्य, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, समृद्धि, ये इसका प्रतीक है। ये गुरु गुरु जो है वो भाग्य को सुधारता है। अपने दायरे में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, सबको बढ़ाता है वो, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, वो फैला देता है। इसे किस्मत वालों के ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। तो कुंडली में जिस विशिष्ट बिंदु पर यह स्थित होता है, वहां व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। यही स्थान दिखाएगा कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में लाभ होगा। गुरु और उसकी स्थिति के बारे में, उसकी जो मनोभाव जो है व्यक्ति के, वो भी हम जान सकते हैं। तो कुंडली में गुरु की उत्तम स्थिति मनुष्य का भाग्य बदल सकती है। जबकि अगर यही स्थिति अगर यह सही जगह पर न हो, तो व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। गुरु से हम जांघें, चर्बी, फैट, जिगर, लंग्स, कान, जीभ, स्मरण शक्ति आदि हम देखते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु पीड़ित होंगे, तो इन्हीं से संबंधित हमें बीमारियां होगी। कानों के रोग हो सकते हैं, जीभ लड़खड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, बहुमूत्र यानी बार बार पेशाब लगना, पेनक्रियाज में पीड़ा, तकलीफें, पीलिया, ट्यूमर, तो ये सब हमें हो सकता है यदि गुरु अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह पे नहीं है तो। डायबिटीज भी इससे हो सकती है, और यदि अच्छी पोजीशन में है तो नहीं होगा। फिर हम शनि की बात करते हैं। शनि सूर्य और छाया के पुत्र हैं, तो इनका काफी वर्णन भी किया हुआ है। तो जो शनि है, हमारे पिछले जन्मों के कुछ गलत कार्य किए थे, उसे इस जन्म में परेशानियों का सामना करना पड़ता, यानी हमें वो पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म है उसकी सजा हमें इस जन्म में मिलेगी, वो शनि देगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। तो आपकी कुंडली में शनि जिस स्थान पर बैठा होगा, आपको उस स्थान से संबंधित कार्य विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी। तो आपको उस जगह पे सावधान रहना है। शनि को भाग्य का ग्रह और कर्म का देवता भी माना गया है। शनि लंबी आयु, दुख, आपदा, मृत्यु, गरीबी, पाप, भय, नौकरी, बेईमानी, कर्ज, परिश्रम, रोग, बाधा, बुढ़ापा, ये सबका प्रतीक है। तो शनि जहां बैठा है वहां आपको कड़ी मेहनत करनी है। जिस भाव में बैठा है वो चुनौती को दर्शाता है, कड़ी मेहनत को दर्शाता है। वो अनुशासन प्रिय है। वो व्यक्ति को जीवन में जो उन्होंने गलती की है उसको सीखने का वो मौका देता है, शनि जो है वो। तो कुंडली में जिस भी भाव या स्थान में शनि बैठा होगा, वही स्थान बताएगा कि व्यक्ति को कहां पर कड़ी चुनौती मिलने वाली है। शनि की स्थिति ही व्यक्ति की राह में आने वाली कठिन चुनौतियों और सीमाओं को दर्शाती है। जिस भाव में वो बैठा है वहां उसे कड़ी चुनौती आएगी। तो शनि के अधिकार क्षेत्र में हमारी टांगे आती हैं, जोड़ों की हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, त्वचा व बाल, कान, घुटने आदि आते हैं। तो शनि के पीड़ित होने, शनि यदि पीड़ित है आपकी कुंडली में और इसकी जब दशा चल रही है, तो इनसे संबंधित आपको बीमारी हो सकती है। कमजोर होना,
मांसपेशी में तकलीफ होना, पेट दर्द होना, हाँ, अंगों का घायल होना, जोड़ों का दर्द होना, तो ये सब हो सकता है यदि शनि की दशाएं आ रही हैं और शनि यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो। वो शुभ स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मगर जिस भाव में वो बैठा है वहां आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो मस्तिष्क के रूप में देखा जाता है, जो स्वभाव से ग्रहणशील और भावनाओं का प्रतीक माना गया उसे। हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है शनि, चंद्रमा है वो। यह आंतरिक जीवन जो हमारा होता है, अंदर अंदर की हमारी जो शक्ति होती है उसको दर्शाता है। तो चंद्रमा को ही व्यक्ति की प्रजनन क्षमता, विकास, लंबी यात्रा, मानसिक शांति, स्मृति, मां बनने और बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार माना गया है। यानी चंद्र से ये सब संभव है। चंद्र जो हमारा है वो सहज ज्ञान से संबंधित है। यह व्यक्ति को अपने अवचेतन मन से जुड़ने में वो मदद करता है। तो कुंडली में जिस स्थान पर चंद्रमा विराजमान होता है वह स्थान दर्शाता है कि व्यक्ति सुरक्षा पाने के लिए किस दिशा या क्षेत्र में काम करेगा। तो इस क्षेत्र में व्यक्ति सबसे कमजोर और बचाव की मुद्रा में होगा, बचाव की स्थिति में होगा। तो इसलिए इस क्षेत्र में व्यक्ति को सबसे ज्यादा विकास भी करता है वो, क्योंकि उसी जगह उसको मेहनत करनी है। तो चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का कारक माना गया है। हमारा हृदय, फेफड़े, बाई आंख, छाती, दिमाग, रक्त, शरीर में जो जितने भी तरल पदार्थ हैं, भोजन नली, हमारी आंत, गुर्दे, इन सबको हम चंद्रमा से देखते हैं। गर्भाशय का रोग भी इन्हीं से हो सकता है। नींद कम आना या उसकी जो बीमारी होती है वो भी इससे हम देखते हैं। दमा, खून आदि का जो विकार होता है, खून आदि की जो कमी होती है वो भी चंद्रमा से हम देखते हैं। बहुमूत्र, उल्टी, फिर महिलाओं में जो माहवारी आदि की समस्याएं जो होती है, गड़बड़ होती हैं, वो चंद्रमा के कमजोर होने पर हो सकती हैं। फिर अपेंडिक्स, स्तनीय ग्रंथियों के रोग, कफ, सर्दी, ये सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो ये सारे रोग उसकी दशा में हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु को जो है गणितीय भाषा में एक संवेदनशील बिंदु हम मानते हैं, और इसका जो है पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। और ये दोनों ग्रह किसी की भी कुंडली में हमेशा आमने सामने रहेंगे, 180 की डिग्री पे रहेंगे ये। तो उत्तर की ओर सूर्य के रास्ते को, जिस पर बिंदु पर हम चंद्रमा काटता है उत्तर की ओर, सूर्य के रास्ते को चंद्रमा जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को राहु कहा गया है। और दूसरी ओर जहां दक्षिण की ओर चंद्रमा सूर्य के रास्ते को परस्पर काटता है उस बिंदु को केतु कहा गया है। तो जब देवताओं में और असुरों में अमृत के लिए जब समुद्र मंथन हुआ था, आप सब जानते हो, तो तब भगवान विष्णु के सामने अमृत को असुरों के बेचने का जो मुद्दा खड़ा हुआ था ना, सभी देवता चाहते थे कि असुर को अमृत न मिले। तो इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और उसको इस चाल का पता चल गया। लेकिन इनकी जो ये चाल थी वो दानवों को पता चल गया। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
तो कहा जाता है कि उसी समय अनजाने में अमृत के कुछ बूंदे उसके कटे हुए सिर और धड़ दोनों पर गिर गई। ये मान्यता है। तो जिससे वो दोनों ही अमर हो गए। तो उसी उसी के सिर जो है राहु का और धड़ जो है वो केतु का माना जाता है। तो इस तरह से राहु कुंडली में जिस स्थान पर ये ग्रह बैठे होंगे और जिस भी ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही होगी उसी के अनुसार व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उस तरह वो बरतेगा। तो राहु के अधिकार में सांस लेना, गर्दन आती है, फेफड़ों की परेशानी आती है, पांवों से जुड़े रोग, अल्सर, कोढ़, सांस में दिक्कतें, सांस लेने जो हमें दिक्कत आती है वो राहु से होती है। कोढ़ होना, अल्सर होना, मोतियाबिंदु, हिचकी भी राहु के कारण होती है, हकलाना, दर्द होना, और कैंसर भी राहु देता है। और केतु के अधिकार में पंजे आते हैं, हमारे जो पैर के पंजे हैं ना वो आते हैं। फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है वो केतु देता है। बुखार देना, आंतों में जो कीड़े पड़ते हैं उसका कारण भी केतु होता है। वाणी दोष केतु की वजह से होती है। आंखों का दर्द, पेट का दर्द, फोड़े, वहम होना, लो बीपी जो इसे हम कहते हैं, वो सभी केतु की वजह से होने वाले रोग हैं। तो केतु की वजह से कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनके कारणों का पता कभी नहीं चल पाता है। तो ये इस तरह से हम राहु केतु को हमने देखा, 9 प्लैनेट को हमने देखा और 12 भाव को हमने देखा। तो हमारे जीवन में इस तरह से इन प्लैनेट का असर होता है। और हमारी कुंडली में जिस जिस भाव में जो जो प्लैनेट बैठा है वो उस भाव से रिलेटेड हमारे जीवन को संचालित करता है। तो उसे हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे भावों को, या जिस राशि में वो बैठा है, जिस भाव में वो बैठा है, उसे प्रभावित करता है। तो आज हमने 12 भाव, राशियां और प्लैनेट देखें। हो सकता है आप कैमरे पे आइए, सबको नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है नींद का समय है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो हम ये यही आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो क्लास है, यही हम इसको विराम देंगे। फिर अगला जो है हम परसों रखेंगे क्लास। तो एक टॉपिक हम परसों ले लेते हैं। तो पूजा जी, राकेश जी, यदि आप आ सकते हैं तो कैमरे पे आइए। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं और 2 मिनट प्रार्थना करके फिर हम जुदा होते हैं, फिर परसों मिलने के लिए। परसों इसी टाइम 9 बजे हम मिलेंगे, बुधवार को शाम 9 बजे अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमें आशीर्वाद दिया। सभी गुरुजनों को भी हम वंदन करते हैं।